हाय एवरीवन, वेलकम टू एसयू लेक्चर्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया। सीपीयू स्केड्यूलिंग का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे सीपीयू स्केड्यूलिंग यूनिट बहुत पसंद है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, हमारी ना कुछ स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स होती हैं। अभी हम वो अपकमिंग वीडियोस में उन्हें अभी पढ़ेंगे, अभी हमने नहीं पढ़ी हैं। कुछ हमारी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स होती हैं, उनका नेम है जैसे कि FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और है हमारी SJF, शॉर्ट जॉब फर्स्ट, और है हमारी राउंड रॉबिन। एक है हमारी राउंड रॉबिन, और भी हैं पर अभी मैं एग्जांपल के लिए ये आपको बता रही हूँ, ये हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो अभी हम इसमें बात कर रहे हैं स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया की। तो मैं बताती हूँ इसमें इसका क्या रोल है। तो कुछ स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया होते हैं जिनसे हम मेज़र करते हैं FCFS, SJF एंड राउंड रॉबिन, मतलब और भी जो हमारी एल्गोरिदम्स होते हैं इनसे अलग भी और भी जो हमारी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स होती हैं, इन सब का हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं इनका डिफरेंस। स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया उनसे हम मेज़र कर सकेंगे कि कौन सी जो हमारी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम है वो हमारी कौन सी बेटर है। ठीक है, तो हम ये इन क्राइटेरिया से हम वो मेज़र कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं क्या वो क्राइटेरिया हैं, क्या वो पॉइंट्स हैं जिनसे हम ये मेज़र कर सकते हैं कि कौन सी इनमें बेस्ट हमारी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम है। सो चलिए अब हम करते हैं। तो ये हमारे कुछ स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे जो अब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा CPU यूटिलाइजेशन, सेकंड है थ्रूपुट, थर्ड टर्न अराउंड टाइम, फोर्थ वेटिंग टाइम, फिफ्थ response time, sixth balanced utilization and seventh is fairness। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं CPU यूटिलाइजेशन से। तो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट है हमारा CPU यूटिलाइजेशन। CPU यूटिलाइजेशन एक ऑपरेटिंग सिस्टम में तो इस तरह की चीज़ है, इस तरह का टॉपिक है कि ये बार बार आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम में। CPU यूटिलाइजेशन ये तो हमारा बार बार आता ही है और जनरल सी चीज़ है। तो CPU यूटिलाइजेशन आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि CPU यूटिलाइजेशन यहाँ पर एक परसेंटेज है उस टाइम की जिस टाइम पर CPU बिज़ी है, मतलब कि CPU कोई प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, एग्जीक्यूशन CPU कर रहा है, तो वो उस टाइम की जो परसेंटेज है वो हमारी यहाँ पर क्या है, CPU यूटिलाइजेशन है। तो अब देखिए आप CPU यूटिलाइजेशन जो है वो जितनी ज़्यादा होगी, देखिए अभी हम ये जितने भी क्राइटेरिया हैं इनसे हम क्या करते हैं, इन सभी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम को क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं, मतलब इनमें कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी बेटर है। तो ये हम सब क्या करते हैं, मेज़र करते हैं इन क्राइटेरियाज़ के बेसिस पर। तो अब देखिए फर्स्ट है हमारा CPU यूटिलाइजेशन। अब देखिए स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम सबसे ज़्यादा जिसमें CPU यूटिलाइजेशन होगा, मतलब CPU ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें यूज़ होगा, तो जाहिर है वो सबसे बेटर स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम होगी। जिसका CPU यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा, जिस CPU यूटिलाइजेशन इंक्रीज़ होगा, तो जाहिर है वो हमारी जो स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम है वो हमारी सबसे बेटर होगी। तो अब देखिए आप, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि ये एक तरह से परसेंटेज है उस टाइम की जिस टाइम पर CPU हमारा बिज़ी रहता है। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला, CPU यूटिलाइजेशन को हम ऐसे फॉर्मूले में कर सकते हैं कि टोटल टाइम स्पेंड इन एग्जीक्यूशन अपॉन टोटल टाइम इंटू 100। मतलब देखिए टोटल टाइम स्पेंड इन एग्जीक्यूशन, मतलब CPU ने जितनी देर एग्जीक्यूशन किया है वो टोटल टाइम, और अपॉन जो हमारा
जिस प्रोसेस का शुरू से लेके लास्ट तक जो पूरा का पूरा टोटल टाइम है, मतलब जहाँ से स्टार्टिंग है और जहाँ पर जो हमारा प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो रहा है, अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर रहा है, वो सारा टाइम हमारा क्या होगा, टोटल टाइम होगा, एंड इनटू 100। तो ये है हमारा CPU यूटिलाइजेशन। नाउ अब हम नेक्स्ट चलते हैं थ्रूपुट पर। तो थ्रूपुट तो हमने काफ़ी बार पढ़ ही लिया है, पर अब हम और अच्छे से समझ लेते हैं। थ्रूपुट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि थ्रूपुट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोसेसेस पर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब देखिए आप थ्रूपुट, जिस स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम का थ्रूपुट इंक्रीज होगा, मतलब जिस स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम का थ्रूपुट ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, वही हमारी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम अच्छी होगी। और थ्रूपुट कब ज़्यादा आएगा, जब हमारा CPU यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा। तो वही बात हो गई कि हमारा CPU यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा तो थ्रूपुट हमारा और अच्छा होगा। तो वही वाली स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम हमारी ज़्यादा बेटर होगी जिसका थ्रूपुट ज़्यादा आएगा। मतलब नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस जितने भी इंक्रीज़ होंगे पर यूनिट ऑफ टाइम में, उतना हमारा थ्रूपुट इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो थ्रूपुट का इंक्रीज़ होना ज़रूरी है। तो ये हमारा है थ्रूपुट। नेक्स्ट चलते हैं अब। तो थर्ड यहाँ पर हम देख रहे हैं टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम को आप कैसे पढ़ लीजिए, आप देखिए, टाइम स्पेंड इन रेडी क्यू प्लस CPU बर्स्ट टाइम प्लस IO बर्स्ट टाइम। अब देखिए, आप नेम से भी देख सकते हैं टर्न अराउंड टाइम। मतलब देखो, CPU वो जो हमारा जो प्रोसेस होता है वो सबसे पहले कहाँ टाइम स्पेंड अपना करता है, रेडी क्यू में अपना टाइम स्पेंड करता है। देन उसको क्या मिलता है, CPU मिलता है। और अगर उसको नीड होती है IO डिवाइसेस की भी, तो फिर वो IO डिवाइसेस के पास भी जाता है अपनी प्रोसेसिंग के लिए। तो इस सब का सम आप कह सकते हैं पूरा, मतलब स्टार्टिंग से जो प्रोसेस होता है वो स्टार्टिंग से जब आता है रेडी क्यू में आता है, एंड देन वो CPU से क्या करता है, एग्जीक्यूशन करता है, CPU उसको एक्सेस करके और IO डिवाइसेस एक्सेस करके एग्जीक्यूशन। तो जो स्टार्टिंग से लेके कंप्लीशन तक का टाइम है वो आप कह सकते हैं कि वो टर्न अराउंड टाइम है। तो इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू completion time minus arrival time। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं completion time माइनस अराइवल टाइम। completion टाइम क्या होता है, completion टाइम वो टाइम है जहाँ पर हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, मतलब टर्मिनेट हो रहा है, या आप कह लीजिए कि एग्जीक्यूशन उसका पूरा हो गया है, कम्प्लीटली एग्जीक्यूट वो हो गया है, वो होता है हमारा क्या, कंप्लीशन टाइम। एंड अराइवल टाइम होता है जब हमारा जो प्रोसेस है वो रेडी क्यू में एंटर करता है, वो होता है हमारा अराइवल टाइम। तो द डिफरेंस ऑफ कंप्लीशन टाइम एंड अराइवल टाइम इज़ कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे ही हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, मान लीजिए हमारे पास है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए इसका यहाँ से अराइवल टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे 2 मान लीजिए, 4, ये सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ मैं, 6 मान लीजिए, 9 मान लीजिए, 13 मान लीजिए। तो अब देखिए P1 के लिए हम टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालेंगे, अगर हमें सिर्फ और सिर्फ P1 के लिए निकालना है, हम निकालेंगे कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। जो P1 का कंप्लीशन टाइम है वो है 2,
मतलब कंप्लीट हो रहा है P1 हमारा 2 माइक्रो सेकेंड पर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कंप्लीशन टाइम है, मतलब 2 माइनस अराइवल टाइम, जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है वो है हमारा अराइवल टाइम, वो है हमारा 0। तो जो P1 का टर्न अराउंड टाइम होगा वो होगा हमारा 2। और अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल इसका देख लीजिए, P4 का देख लीजिए आप, P4 का टर्न अराउंड टाइम अगर हम निकालें तो कैसे निकलेगा। अब P4 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 9 है, ठीक है। तो 9 माइनस अराइवल टाइम क्या है, 6 है, तो 9 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3। तो हमारा अगर बात करें P4 का टर्न अराउंड टाइम वो आ गया हमारा 3। तो उम्मीद है कि आप टर्न अराउंड टाइम अच्छे से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं अब हम। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा आता है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम वो टाइम है जब हमारा प्रोसेस रेडी क्यू में होता है, रेडी स्टेट में होता है, और वो वेट कर रहा होता है सीपीयू के लिए कि कब सीपीयू आइडल हो, कब सीपीयू खाली हो और मैं सीपीयू के पास जाऊं एग्जीक्यूशन के लिए। तो वो टाइम हमारा होता है वेटिंग टाइम। अब इसके फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम इज इक्वल्स टू वेटिंग टाइम। यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम तो हमने अभी अभी देखा ही है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बर्स्ट टाइम की बात करती हूँ, बर्स्ट टाइम में हमारी 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो हमारा सीपीयू बर्स्ट टाइम आ जाता है और दूसरी चीज़ हमारी आईओ बर्स्ट टाइम आ जाती है। इसमें मतलब इनका एडिशन आ जाता है, ठीक है। तो अब देखिए आप, अगर मैं इसको मान लीजिए ऐसे इस फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूँगी, टर्न अराउंड टाइम माइनस सीपीयू बर्स्ट टाइम, सीपीयू बर्स्ट टाइम एंड माइनस आईओ बर्स्ट टाइम। तो ये अगर मैं इस फॉर्म में लिखूँगी तो मैं ये ऐसे लिखूँगी, तो मतलब टर्न अराउंड टाइम तो हमने अभी देखा है, एंड माइनस सीपीयू बर्स्ट टाइम होता क्या है, जिस टाइम पर सीपीयू हमारा वर्क कर रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, वो टाइम है हमारा सीपीयू बर्स्ट टाइम। एंड अगर हम बात करें आईओ बर्स्ट टाइम की, आईओ बर्स्ट टाइम वो टाइम है जब प्रोसेस हमारा कहाँ है, आईओ डिवाइसेस के पास है, ठीक है। और आईओ डिवाइसेस क्या कर रही हैं, वर्क कर रही हैं, आईओ डिवाइसेस प्रोसेसिंग कर रही हैं, वो टाइम है हमारा आईओ बर्स्ट टाइम। सो अब देख लीजिए आप, ये है हमारा वेटिंग टाइम। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हमारा आता है 5th रेस्पॉन्स टाइम। अब रेस्पॉन्स टाइम वो टाइम होता है जब हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस होता है, मतलब प्रोसेसिंग के लिए जब हमारी शुरुआत होती है, जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस होता है वो हमारा रेडी क्यू में होता है और वो सीपीयू के लिए वेट करे और वो सीपीयू के पास जाए एग्जीक्यूशन के लिए, और सीपीयू जब तक रेस्पॉन्स दे, फर्स्ट प्रोसेस की मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ तक का जो हमारा पूरा टाइम होता है वो होता है हमारा रेस्पॉन्स टाइम। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर हमारा 6th जो क्राइटेरिया है वो है बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन। बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ हम सीपीयू यूटिलाइजेशन या सीपीयू की परफॉर्मेंस के बारे में ही बात नहीं करते, बल्कि हम साथ में मेमोरी के परफॉर्मेंस के बारे में, मतलब मेमोरी यूटिलाइजेशन के बारे में, आईओ डिवाइसेस की परफॉर्मेंस के बारे में, मतलब आईओ डिवाइसेस की यूटिलाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं। मतलब सभी चीज़ों के बारे में हम, जो बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन होता है उसमें हर चीज़ के बारे में बात होती है। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्राइटेरिया के बारे में बात कर रहे हैं जो है फेयरनेस। अच्छा, अब फेयरनेस से आप खुद ही देख सकते हैं कि अब मान लीजिए आपके ऐसा नहीं होना चाहिए किसी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम में कि हमारा एक प्रोसेस तो ऐसा है कि वो बार बार सीपीयूज़ को मिले जा रहा है, मतलब बार बार वो एग्जीक्यूशन कर पा रहा है।
और एक प्रोसेस ऐसा है उसके साथ इतना अनफेयर हो रहा है, एक प्रोसेस हमारा ऐसा है कि उसको सीपीयू मिल ही नहीं रहा है, उसको इनफाइनाइटली वेट ही करना पड़ रहा है कि कब सीपीयू हमारा खाली होगा, कब सीपीयू हमारा आइडल होगा। और दूसरा ऐसा है कि मतलब दूसरे के साथ इतना फेयर हो रहा है कि आप समझ सकते हैं कि सीपीयू से बार बार मिले जा रहा है, वो आराम से बार बार एग्जीक्यूशन कर रहा है। तो ये स्टार्वेशन से हमारा बचना चाहिए, हमारा स्टार्वेशन जो है वो अवॉइड होना चाहिए स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम में। स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम वही हमारी बेटर होगी। तो अब देखिए आप स्टार्वेशन से बचना चाहिए। स्टार्वेशन क्या होता है? स्टार्वेशन यही है कि एक प्रोसेस तो ऐसा है कि उसको बार बार सीपीयू मिल रहा है, बार बार वो अपना एग्जीक्यूशन आराम से किए जा रहा है, और एक ऐसा है कि वो इनफाइनाइटली वेट कर रहा है, सीपीयू उसको मिल ही नहीं रहा है, सीपीयू इतना बिजी है। तो ये है फेयरनेस। तो ये थे हमारे सारे स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया जो हमने आज पढ़े हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आपको कोई भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच।